हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मैं आपको एसी स्टडी स्टेट जो चैप्टर है उसके आज आपको 10 बेहतरीन क्वेश्चंस कराता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जे 2024 एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का कराने का पर्पज़ ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। सो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, सी हियर। सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन देखें एक बार आप, क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एल एंड सी, एलओसी की वैल्यू क्या होगी, शुड बी यूज इन ए टैंक सर्किट टू ऑब्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दिस इज एफ नॉट, आई से नॉट ओमेगा नॉट। एफ नॉट इज व्हाट 8 किलो हर्ट्स, जो कि आपको गिवन है। द बैंडविड्थ इज गिवन आल्सो इन हर्ट्स, हाउ मच वी हैव 0.8 kilohertz. Okay, this is bandwidth. 800 hertz means 0.8 kilohertz. Winding resistance is given, R is equal to 10 ohm. So here examiner is basically interested in the practical tank circuit. You know very well what is the practical tank circuit. This is R L, this is we have practical tank circuit, you know very well. तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें L और C की वैल्यू चाहिए। R हमें गिवन है, L और C की वैल्यू चाहिए। सो देखते हैं अपन कैसे रिलेट करते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट वी नो, अगर आपको पता हो कि हमारे पास कहीं ना कहीं अगर बैंडविड्थ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर। व्हाट अबाउट द क्वालिटी फैक्टर? सो द क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली आई से दिस ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, दिस इज वी हैव, या इसको क्या भी लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। बट रिमेंबर दिस एफ नॉट एंड बैंडविड्थ जो आपने लिखा है इसका यूनिट हर्ट्स में रहना चाहिए। यहाँ पे यूनिट क्या रख लो, रेडियन पर सेकंड, बिकॉज क्यू इज यूनिट लेस क्वांटिटी इज क्वालिटी फैक्टर आई से दिस। सो व्हाट अबाउट द एफ नॉट? दिस इज 8k एंड दिस इज वी हैव a 0.8k, so definitely I said this is 10, so q we got 10 and very simple, we got q. You know the formula for q for the practical tank circuit, what about this? Omega naught L by R. Similarly, very much similar to series RLC circuit, omega naught L by R. So now here I want to calculate L, so L is equal to R Q divided by 2 pi F. Okay, so what about the R? R is given 10 and Q is given again 10 and this is 2 pi and F is given how much? 8 kilohertz. So 8 10 to the power 3. Simple. So whenever I just want to solve it, है ना, so you will get basically the answer for this particular question is what? 1.99 millihenry. So option A and B cannot be possible, है ना, बट C एंड D मे बी, ओके, C और D। सो इसके लिए अपन को क्या भी निकालना पड़ेगा, इंडक्टेंस की वैल्यू आपने निकाली। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर की कितनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, दिस आई वांट टू कैलकुलेट। सो नाउ जस्ट लुक एट द सिस्टम केयरफुली, है ना। यू नो द फॉर्मूला फॉर, तो हमारा C की क्या वैल्यू होगी हमें देखने को। अगर आपको याद हो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू आई राइट, आई जस्ट रिमूव दिस सर्किट, देयर इज नो स्कोप ऑफ दिस, इसको आप चाहते हैं यहाँ से हटा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, व्हाट अबाउट दिस? F इज इक्वल टू 1/2 पाई विच इज 1/LC माइनस R/L होल स्क्वायर। लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन है ना, मतलब, बट समटाइम्स वी सी इन द एग्जामिनेशन दिस टाइप क्वेश्चन है ना। बट हाँ ठीक है, अगर ये थोड़ा सा लेंदी है तो कई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, बट आपको थोड़ा सा इस तरह से अपने को प्रिपेयर करना होगा कि भाई इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एनीवे, सो 1/LC माइनस R/L होल स्क्वायर। ओके, यू नो वेरी वेल द L, यू नो L की वैल्यू आपको पता है, L पता है आपको, L के साथ साथ आपको R पता है और इवन F नॉट भी पता है, ये भी पता है, L पता, R पता, L पता, एंड फ्रॉम वेयर वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। whenever we go through the calculation you will get the answer is 0.02 microfarad. So the option of this particular question is C. I think so there is no issue with this. Simple, we can apply the formula. Even calculation of L is very easy, but the calculation of C is little bit complex because we need to use this formula, है ना। तो L रखिएगा, R रखिएगा और F नॉट रखिएगा, आपका वैल्यू C का आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.02। तो वी हैव ऑप्शन इज बेसिकली द C। चलिए, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए ध्यान से एक बार, बड़ा सिंपल सा ही है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप देखा थोड़ा लेंदी था, बट उसी के पैरेलल में ये वाला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आसान है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, ठीक है, द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, द करंट इन द सर्किट विल बी मिनिमम। देखते हैं किस काम के लिए बोल रहा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस
इन पैरेलल RLC सर्किट। तो ये तो आपको याद ही है पूरा, तो इसमें तो टाइम ही लगेगा 5 सेकंड। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हो सकता है आपको 30, 40, 45 सेकंड लग जाए, बट हियर यू कैन टेक ओनली 5 सेकंड, यानी पढ़ते ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। नाउ से व्हाट इज पावर फैक्टर? जब पैरेलल RLC सर्किट है वहाँ रेजोनेंस हो रहा है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, करंट क्या होती है? मिनिमम होती है। सो आंसर इज 1 and 3, सो ऑप्शन इज डी, नथिंग। यस या नो? सिंपल। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट। अगर आप ध्यान से देखें मेरे पास अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? ए सीरीज RLC सर्किट, सी हियर। So here the series RLC circuit, omega naught is here little bit, please correct it. This is 10 to the power 5. Omega naught is what? 10 to the power 5 radian per second. This is radian per second, है ना? And the Q is given, R is given. The value of C is, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आपसे C की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई C कितना है। एक बार आप क्वेश्चन को सही से रीड करें। सीरीज RLC सर्किट हैज ओमेगा नॉट 10 to the power 5 रेडियन पर सेकेंड, R given है, the value of C is asking, है ना, in that particular question. So you know very well, है ना, if I just know the formula, Q is equal to what we have, Q का फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा नॉट L by R भी लिख सकते हो इसको, और चाहो तो क्या भी लिख सकते हो, 1 upon ओमेगा नॉट RC भी लिखा जा सकता है। बोथ आर सिमिलर, है ना, बिकॉज यू नो दिस Q is what, simply VC by VR, and what about the VC no, you know, I into XC, this is I into R, I cancel out, in case of series RLC circuit current is same, तो XC इज 1 upon ओमेगा C और R इज R, यस। खैर, तो देखिए ध्यान से यहाँ Q कितना होगा? Q की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 50, ओमेगा नॉट इज गिवन 10 to the power 5, R is also given how much, 400, and this is we have a C, and what about the C, 1 upon 1, 2 और 1, 3, कितना हो गया ये? and 20 into 10 to the power 1, 2, 3, 10 to the power 8, okay। C is equal to 0.5 10 to the power -9। इसमें अगर मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 500 and 10 to the power -12, यस, मीन्स पिकोफैरेड। सो C इज द व्हाट, 500 पिकोफैरेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, एंड यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस टाइप क्वेश्चंस, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कई बार बड़े एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या दिया गया है? Inductive reactance X is a function of S. Simply, you know, XL is equal to what? Omega L, which is a function of L and frequency. Okay. Now the question is what? The value of X increases. X की वैल्यू कब बढ़ेगी? Definitely when L increases, omega increases, means frequency increases. Both L and F increases. अगर मैं इसको आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, 2 pi F into L, मतलब F बढ़ेगा, L बढ़ेगा, 100% आपका X भी बढ़ेगा in case of इंडक्टर, है ना। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ, यू नो, F एंड L। अगर F बढ़ेगा, L बढ़ेगा, तो डेफिनेटली X भी बढ़ेगा। सी, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। सी हियर मेरे पास क्या दिया जा रहा है? ए सीरीज LRC सर्किट, LCR सर्किट, R गिवन है, XL गिवन है, XC गिवन है, एंड बोथ आर इक्वल, एंड व्हेनेवर वी सी बोथ आर इक्वल, ओके, डेफिनेटली द कंडीशन फॉर रेजोनेंस यस is connected across an AC supply of 200 volt RMS. The RMS voltage across the capacitor is very simple. This is series RLC circuit, and here the XL is equal to XC, and here we see this XL is equal to what? XC. It means I say the circuit is at resonance. Circuit आपका कहाँ पर है? Resonance पर है. Now I want to calculate the voltage across capacitor. This is I want to calculate VC. And what of the VC? The VC is equal to, you know, because here this is minus JXC, this is plus JXL, and this is R here. This is which in ohm. तो ये भी है, तो इसको अगर आप एक करंट सेम रहने वाला है आपके पास, है ना, यहाँ पर मेरे पास V है, तो ऑब्वियस सी बात है कि VC कितना हो जाएगा? तो VC सिंपल, जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो लिखना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस जे XC इंटू आई। हाँ, VC का जो मॉड होगा वो क्या होगा? I इंटू XC सिंपल। तो VC का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? I इंटू XC, बट अगर मैं यहाँ वैल्यू पूरा लिखना चाहूँ एंगल के साथ, तो फिर माइनस जे भी लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, XC तो आपको पता ही है कितना XC है, विच इज 20 ओम, है ना। एंड व्हाट अबाउट द I? So you know very well at resonance the current is what? Simply V by R. How much we have at this V? V is 200, R is what? 10, so this is 20, and this current should be in RMS. Why in RMS? RMS में क्यों है? क्योंकि आपके पास वोल्टेज RMS में, ठीक है ना। तो यहाँ से VC कितना आ जाएगा? VC is minus J 20 into I. I की वैल्यू कितनी है? अगेन 20 है। सो हाउ मच वी हैव? तो VC कितना आ जाएगा? माइनस J 400, करेक्ट। तो यहाँ से VC कितना आ जाएगा बेटा बताओ? सो VC यू विल गेट 400 एंगल माइनस 90, तो ये मेरे पास VC आ जाएगा।
तो वी सी इज इक्वल टू 400 एंगल -90। सो ऑप्शन इज डी, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हमने क्या पिक किया, हमने यहाँ पे देखा कि एक्स एल एक्स बराबर है, इसका मतलब क्या है, सर्किट कहाँ पे होगा, रेजोनेंस पे होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो यहाँ का जो इम्पीडेंस है -jXC, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो VC आ गया। एंड हाँ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर ये जो -j हट जाता, केवल क्या आ जाता आंसर 400 है ना। ओके वेरी गुड। और साथ के साथ सॉल्व कर दिया आपके पास। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी सर्किट रेजोनेंस पे होगा, सीरीज RLC सर्किट की बात करते हैं, तो जो आई की वैल्यू होती है सिंपली V/R हो जाती है, बिकॉज जो नेट इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है। क्योंकि इसका अगर आप इंपीडेंस निकालेंगे एक्सएल एक्सी बराबर है, तो नेट जेड कितना होगा R, तो करंट क्या हो जाएगी V/R। भाई करंट होती क्या है V/Z, जेड की वैल्यू R हो गई, तो आई क्या हो जाएगा सिंपली 20/200/10 मतलब 20 एम्पियर। ओके एनीवे, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। सी दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, एक इंडक्टर है L and 5 ohm and 12 resistors are connected in series across the source. If the power consumed of the 5 ohm resistor is 10 watt, then the power factor of the circuit is, देखिए ध्यान से, मेरे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर है 5 ओम का, एक 10 ओम का, ठीक है, सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर एक सप्लाई दी गई आपको, हाउ मच सप्लाई इज गिवन, विच इज 50 cos ओमेगा टी, ये मेरे पास दिया गया V ऑफ टी। आपसे कह रहा है कि पूरा का पूरा एक चीज़ और भी गिवन है, जो 5 ओम है, यहाँ पे आपको पावर गिवन है, कितनी है डिसिपेट कर रहा है, 5 ओम में पावर आपको गिवन है, हाउ मच वी हैव, दिस इज 10 वॉट। और पूछ रहा है आपका इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन है ना। सो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ओके सो देखिए ध्यान से, अगर मैं काम करूँ यहाँ पर, बिकॉज यू नो द पावर फैक्टर इज व्हाट इज द पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर इज व्हाट, R by mod Z, P by mod S, and this is VR by V है ना, दिस इज VR। सो आइदर वे यू कैन मूव है ना, मतलब तो अपन यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं पावर को लेके, बिकॉज यहाँ पर पावर पता है यानी 5 ओम में, इसी तरह से 10 ओम में पावर पता चल जाए तो टोटल रियल पावर पता चल जाएगी। तो रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर इस पावर फैक्टर है ना। तो इसमें तो पावर रियल पावर 0 है, लेकिन ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो रियल पावर 5 ओम में होगी और 10 ओम में होगी। 5 ओम की तो पावर गिवन है, अच्छा 5 ओम की पावर गिवन है, तो यहाँ पर इस पावर को क्या लिख सकते हैं, I² × 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है इस रेजिस्टर में वो कितनी है, √2 है। IRMS मेरे पास कितना, √2 है। ऑब्वियस सी बात है, जो करंट इस 5 ओम में होगी वही करंट 10 ओम में होगी, सीरीज में करंट सेम रहती है, आपको पता है, यही करंट सेम सोर्स से भी जा रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 10 ओम में रियल पावर निकालूँ, हाउ मच वी हैव, तो आपने कहा सर IRMS² × R कर दो, IRMS कितना हो जाएगा, √2² × 10, यानी मेरे पास कितना आ जाएगा, 20। सो डेफिनेटली आई से दिस, मेरे पास जो नेट रियल पावर आएगी कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वो आ गई 30। तो नेट रियल पावर तो आगे 30 आ गई, क्योंकि इंडक्टर में रियल पावर तो होती नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं किसी तरीके से इस सर्किट की एपरेंट पावर निकाल दूँ, इस पूरे सिस्टम की एपरेंट पावर, सर एपरेंट पावर क्या होती है, ये पूरा का पूरा लोड है, तो इस लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू, और साथ के साथ इस लोड में कितनी मेरे पास करंट जा रही है उसकी RMS वैल्यू, यानी वोल्टेज की RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मेरे पास mod S आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो यहाँ से mod S क्या होता है, वेरी वेल, VRMS × IRMS, मतलब ये जो लोड है ना, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू, और जो इसमें करंट जा रही है उसकी RMS वैल्यू, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस लोड में करंट कितनी जा रही है, √2 जा रही है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, नेट 50 cos ओमेगा टी, इसका RMS वैल्यू कितना होगा, सिंपली 50/√2 है ना। सो हियर आई से दिस इज वी हैव ए 50/√2 एंड दिस इज √2, मीन्स वी हैव एपरेंट पावर इज व्हाट, 50 वोल्ट एम्पियर है ना, वो वॉट में था, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितनी पावर थी, टोटल रियल पावर कितनी है, 30 वाट, और ये वोल्ट एम्पियर। हियर आई से दिस व्हाट वी हैव, सो आंसर इज व्हाट, सिंपली 0.6 है ना। सो आंसर इज व्हाट 0.6। लैगिंग होगा क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, तो इसमें लैगिंग लीडिंग तो पूछा नहीं गया है, तो आपसे वैल्यू पूछी गई, यू कैन कैलकुलेट इट। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपके पास इसके क्रॉस पावर पता थी, तो उस पावर से आपने करंट निकाल ली, और वही सेम करंट पूरे सेकंड फ्लो करेगी, फिर उससे आपने यहाँ पर पावर निकाली, टोटल रियल पावर आ गई, टोटल रियल पावर को अपन ने एपरेंट पावर से डिवाइड कर दिया, आपके पास पावर फैक्टर निकल के आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना, बट थोड़ा सा आपका इसमें दिमाग लगाए। एनीवे, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या दिया जा रहा है आपको यहाँ पर, पढ़िए जरा एक बार आप। आपसे क्या कह रहे हैं कि एक सीरीज RL सर्किट है, R दिया है, L गिवन है, एक्साइटेड बाय द वोल्टेज सोर्स, एक R है एक L है आपके पास। R की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, L की वैल्यू कितनी है, 0.01 हेनरी है, और यहाँ मेरे पास ये सप्लाई गिवन है V ऑफ टी की वैल्यू। सो V ऑफ टी कितना गिवन है आपको यहाँ पर, दिस इज 283, और ये क्या आ जाएगा, साइन 300t + 90 डिग्री। ये मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं
आई ऑफ टी दिए, वी ऑफ टी दिया, तो आपसे आई ऑफ टी पूछ रहा है। सिंपल है, देखिए ना, अगर आपको आई ऑफ टी निकालना तो कैसे निकाल सकते हो आप? सो आई ऑफ टी इज इक्वल टू सिंपली आई से दिस वी ऑफ टी डिवाइड बाई जेड, यही तो होगा ना सर। जेड कितना होगा? तो आपके पास जो जेड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? आर प्लस जे एक्सएल, चूंकि इंडक्टर है तो एक्सएल कितना हो जाएगा? ओमेगा एल है ना। ओमेगा कितना दिया है आपका? ओमेगा यहाँ पर 300 है, तो 300 रख दो वहाँ पर, और ये कितना 0.01 मीन्स हाउ मच वी हैव ए 3, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, यानी इट मीन्स आई से दिस है ना, 0 कट जाएंगे 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो वी ऑफ टी है कितना है? 283 एंगल, आप ऐसे चाहो तो 90 डिग्री, डिवाइड बाई कितना कर सकते हो? इसको मैंने किस में रख दिया? फेजर फॉर्म में, है ना। एंड डिवाइड बाई जेड, जेड कितना हो जाएगा? 4 प्लस J3, 4 प्लस J3, क्लियर। 4 प्लस J3 को आप चाहो तो पोलर फॉर्म में लिख दो। सो जैसे पोलर फॉर्म में लिखोगे, हाउ मच वी हैव, कितनी वैल्यू निकल आएगी ये? अगर इसको मैं लिखूंगा तो हाउ मच वी गॉट, दिस इज वी हैव ए 5, है ना, और कुछ एंगल आ जाएगा, तो इसको 283 को 5 से डिवाइड करो तो आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाएगी, है ना, और कुछ एंगल भी आएगा। तो आपको देखिए ध्यान से, ये जैसे इफ आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट है ना 283, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो आप, कुछ एंगल भी आएगा, है ना। अब इसको अपन कॉमन सेंस से कर लेंगे बिना कैलकुलेटर के। देखो आप इधर कैसे, ये 283 है एंड डिवाइड बाई 5, है ना, और एंगल क्या आएगा? कुछ tan इनवर्स 4/3, सॉरी नॉट 4/3, दिस इज 3/4, y/x 3/4, है ना, और ये एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब इसको डिवाइड करो, देखो 285 डिवाइड बाई 5, यानी लगभग कितनी आ जाएगी वैल्यू ये? अगर आप इसको चेक करेंगे तो लगभग ये 56 के आसपास आता है, मतलब कहीं ना कहीं 40√2 के आसपास आ जाता है, ठीक है ना। वैल्यू तो पता लग गई। अब ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, और ये तो मतलब वाहियाती लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सीधे सी हो जाएगा। बट अगर आप चाहो समझ भी सकते हो, ये tan इनवर्स 3/4 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, है ना। और आपको पता है कि अगर tan इनवर्स मतलब जो tan इनवर्स, यस सी देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x, मतलब इसके अंदर अगर ये x की वैल्यू कम होगी तो tan इनवर्स की वैल्यू भी क्या आती? कम आती है। यानी tan के अंदर, tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है अगर वो कम हो रही है, सपोज आई दिस, मेरे पास यहाँ पर tan इनवर्स 1 है तो 45 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे x की तो tan इनवर्स x भी बढ़ेगा, है ना। जैसे tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा? 90 डिग्री, एम राइट। लेकिन अगर आप x की वैल्यू कम करेंगे तो tan इनवर्स x भी कम होगा। तो ये मेरे पास अगर 1 45 डिग्री है तो इस बात की गारंटी है कि जो tan इनवर्स 3/4 होगा उसकी वैल्यू 45 डिग्री से कम रहेगी। 45 से कम रहेगी तो ये तो कन्फर्म्ड है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर इसमें 90 के साथ माइनस होना है, तो ये वैल्यू तो 50 से ज़्यादा ही आएगी, है ना, क्योंकि ये 45 से कम है और ये 90 से माइनस करेंगे। हाँ मतलब 1 होता तो 45 होता ना, तो 45 आता। तो और वैसे भी देखो अगर डिवाइड करो ना तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ये हो ही नहीं सकता सी। बाकी कैलकुलेटर तो चाहिए इसको करने के लिए, बिना कैलकुलेटर कर नहीं पाएंगे अपन, है ना। जुगाड़ लगा रहे वैसे वैसे आंसर तो मिल ही गया, क्योंकि ये हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ 40 ये लगभग 56 के आसपास आता है और 40√2 भी 56 है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होते हैं। तो ये दोनों गलती हैं, तो बचा ये बस, एम राइट और नॉट। सो उम्मीद करता हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे, बिना एंगल निकाले ही आंसर आ सकता है ना। बाकी कैलकुलेटर तो अपन एग्जैक्ट में निकाल सकते हैं। एनीवे, सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट 8 नंबर। सी हियर मेरे पास क्या कह रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज ट्यून्ड, सीरीज रेजोनेंस सर्किट ट्यून टू 10 मेगाहर्ट्ज प्रोवाइड्स 3D बैंडविड्थ, है ना। आपको यहाँ पर एफ नॉट गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज, वेरी गुड। और आपको यहाँ पर 3dB बैंडविड्थ, 3dB बैंडविड्थ मीन्स नथिंग वही सेम बैंडविड्थ के बारे में कह रहा है। बैंडविड्थ कितना दिया गया आपको? 10 किलोहर्ट्ज दिया गया। आपसे पूछना है क्वालिटी फैक्टर, इनमें फॉर्मूला वेरिएबल है ना। सो दिस इज एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ, है ना। Q इज इक्वल टू व्हाट? एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। सो एफ नॉट कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। नीचे क्या है? 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। 10 से 10 कट जाएगा, मीन्स आई से हाउ मच वी हैव, इज इट फाइन और नॉट? दिस इज 100 किलोहर्ट्ज, है ना, दिस इज 100 किलोहर्ट्ज, एक जीरो इसमें और भी है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 100 आ जाएगा, दिख रहा होगा शायद आपको, 10 से 10 कट जाएगा, 4 और 2, तो मेरे पास Q की जो वैल्यू आएगी विच इज 100, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, यू गेट द आंसर, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे अपन ये लिखते हैं ना Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जब भी अपन इस Q का फॉर्मूला लगाएं तो ओमेगा नॉट अगर, यानी ऊपर अगर अपन इस फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में रख रहे हैं तो बैंडविड्थ को भी किस में रखें? रेडियन पर सेकंड में। लेकिन अगर एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ लिख रहे हो तो एफ नॉट को किस में लिखो आप? हर्ट्स में, तो फिर बैंडविड्थ को भी किस में लिखो? हर्ट्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगेन रिपीट, मैंने क्या बोला? Q इज इक्वल टू क्या? ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। तो अगर ओमेगा नॉट को किस में रख रहे हो? रेडियन पर सेकंड में, तो बैंडविड्थ को भी किस में रखो आप? रेडियन पर सेकंड में ही रखो। यानी कि अगर समझ गए ना, यानी दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर अगर आप
एफ नॉट लिख रहे हो हर्ट्स में, एफ नॉट हर्ट्स में ही होगा बेसिकली, तो बैंडविड्थ को भी किस में रखें आप, हर्ट्स में रखें, ओके। यू विल गेट बेसिकली ऑलवेज करेक्ट आंसर, समझ गए। सो वेरी सिंपल आइडिया है ना। कई लोग जनरली अपन यही याद रखते हैं ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ओमेगा नॉट किस में रखना है, रेडियन पर सेकंड में, ये भी बैंडविड्थ को भी किस में रखना है भाई, ओमेगा नॉट तो वैसे ही आप रेडियन पर सेकंड में ही रखोगे, लेकिन जब आप यहाँ ओमेगा नॉट रख रहे हो तो यहाँ बैंडविड्थ रख रहे हो, तो बैंडविड्थ का यूनिट क्या रखना है आपको, रेडियन पर सेकंड रखना है। यहाँ पर एफ नॉट जनरली, एफ नॉट इज बेसिकली व्हाट इन हर्ट्स, तो ये हर्ट्स में होगा या किलोवाट्स में जो भी होगा, तो ये हर्ट्स में होगा, तो इसको भी आप बैंडविड्थ को भी किस में रखें, आप हर्ट्स में ही रखें। यस, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नाउ वी हैव ए सेकंड लास्ट क्वेश्चन सी है, मेरे पास क्या दिया जा रहा है कि ये कहानी देखो आप, स्टडी स्टेट पूछ रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो करंट है वो यूनिट स्टेप है, करंट मेरे पास यूनिट स्टेप है, मतलब एक डीसी करंट जैसा है। देखो ध्यान से एक बार आप, t इज इक्वल टू 0, मतलब ये यूनिट स्टेप है, मतलब ऐसे ये आई ऑफ टी है, यानी t 0 माइनस के पहले ये नहीं है। और यहाँ पर आपने एक तरह से देखा जाए तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया जो कि कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात, स्टडी स्टेट मतलब एट इन्फानाइट हमें कैलकुलेशन करनी है ना, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यूनिट स्टेप लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर आपने 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया है, ओके, जो कि कांस्टेंट है। स्टडी स्टेट पे क्या होगा, ये इंडक्टर है शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो हाउ द पिक्चर इज लुक लाइक दिस इज वी हैव, ये मेरे पास आ गया 1/2 1/8। मेरे से पूछ रहे हैं यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, दिस इज व्हाट, ये वोल्टेज एग्जामिनर इज आस्क्ड। यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, 1 एम्पियर का करंट सोर्स, सिंपल। देखिए ध्यान से, दोनों पैरेलल में है, यानी इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही v हो जाएगा इन्फानाइट पे। दिस इज आई वांट टू कैलकुलेट, यानी v इन्फानाइट। सी हियर क्यों बताएगा, r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/1/2 1/1/8 2 + 8, यानी r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/10। क्लियर। सो r इक्विवेलेंट इज हाउ मच, दिस इज 1/10, तो r इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 1/10, सिंपल। अब देखिए ध्यान से, मेरे को अगर ये पूरा आ गया इसका r इक्विवेलेंट, इसमें कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो v इन्फानाइट कितना आ जाएगा, 1/10 × 1, सो आंसर इज व्हाट, 0.1 वोल्ट। तो आपके पास स्टडी स्टेट पर जो वोल्टेज आएगा वो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 0.1 वोल्ट आ जाएगा। आई थिंक सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, देयर इज नो हर्डल, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव ए नेक्स्ट, अगला देखिए ध्यान से एक बार आप, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सिंपल है। देखिए ध्यान से एक बार आप, ए क्वाइल हैविंग इंडक्टर ऑफ 4 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। एक क्वाइल है मेरे पास, इसका इंडक्टर कितना दिया गया है, इसका इंडक्टेंस कितना दिया गया मेरे पास, 4 हेनरी, एंड रेजिस्टेंस कितना है उसका, 2 ओम है, कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। इसको एक डीसी सोर्स से लगा रहे हैं, वेरी गुड। पूछ रहा है स्टडी स्टेट, अब जाहिर सी बात है अगर स्टडी स्टेट की बात कर रहा है और डीसी सोर्स है तो इंडक्टर गेट शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उस समय उसका रिएक्टेंस कितना होगा, 0। एक्सएल इज व्हाट, ओमेगा एल, ओमेगा क्या 0, तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर किस तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो हाउ मच वी हैव ए करंट एट इन्फानाइट, सो एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट, मतलब स्टडी स्टेट पर करंट कितनी आएगी, तो आपसे करंट पूछ रहा है, तो आई इन्फानाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर, एंड इट शुड बी 20/2 मीन्स 10 एम्पियर। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, 10 एम्पियर। तो देखिए ध्यान से, अब आपने जब 10 क्वेश्चन को देखा तो इन 10 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी थी, कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो ऐसा एग्जाम में भी होता है कि कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी, कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन ओवर अगर आप इन 10 क्वेश्चन को एक साथ देखें तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड हैं, कहीं ज़्यादा समय लग रहा है तो कहीं कम समय लग रहा है। तो इस चीज़ को आपको एग्जाम में समझना है और घबराना नहीं है। किसी क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं ना, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं होता है कि बाद में किसी क्वेश्चन को देख पाएँ, बिकॉज बहुत तेज़ करना होता है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले शॉर्ट में ही निपटा दें, और लास्ट में अगर 15-20 मिनट बचते हैं अपने पास सब पूरे पेपर को करने के बाद, तो एक बार आप रिकैप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि मौका मिल पाएगा, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जब भी पेपर आए तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, एक शॉट तो लगाएं और फटाफट हो जाए, क्योंकि पेपर बैलेंस रहता है। किसी में अगर आपको 50 सेकंड लग जा रहे हैं तो कई क्वेश्चन आपके 2 सेकंड में या 1 सेकंड में या देखते ही बन जाते हैं, जहाँ टाइम ही नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इन 10 क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा था कि आपको इस तरह के एसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। इवन हमने एक और भी स्लॉट दिया था 10 क्वेश्चन का, यानी टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, यानी इन 20 क्वेश्चन के थ्रू आपको जरूर आइडिया लग जाएगा कि हमें इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये खासतौर पे हमने जो ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ये SSC JEE 2024 के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इस एग्जाम को क्रैक करें। ओके, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.